हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मजे में होंगे। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत कर रहा हूँ मैं OneExam.in के अपने यूट्यूब चैनल पे। और लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है थ्योरी ऑफ डिमांड एनालिसिस के बारे में पढ़ना शुरू किया था। हम जो है यूजीसी नेट के लिए पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। नेट जेआरएफ हमें हासिल करना है और कुछ क्लासेस पीछे 2-4 दिन की डिले हुई, उस सब के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। नाउ एंड ऑनवर्ड्स अपनी रेगुलर क्लासेस जो है आपको देखने को मिलेगी और जो अपने वादा किया उसी समय के अंदर अपनी उसी टाइमलाइन के अंदर अपनी लेक्चर कंप्लीट होंगे और उसी स्ट्रेटेजी के साथ क्लासेस खत्म होगी। मतलब जब आप सारी चीजें पढ़ोगे, कंप्लीट होगा अपना वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, आप जो है नेट जेआरएफ को हासिल करने वाले। चलिए अब शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। और थोड़ा मेरा आवाज जो है, गला जो है बैठा हुआ खड़ा होगा। और तो लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर आते हैं। हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ चीजें देखी थी, डिमांड क्या होती है, डिमांड से रिलेटेड कुछ टर्म्स थी, उनको हमने देखा था। डिमांड एनालिसिस, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिमांड, प्राइस हो गई, इनकम हो गया, फिर टेस्ट हो गया, प्रेफरेंस हो गया, एक्सपेक्टेशंस हो गई, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस हो गई। ये सारे फैक्टर्स जो है हमारी प्रोडक्ट की डिमांड को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब जो है इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। वैसे आप सब इन चीजों को जानते हैं, लेकिन जब हम इसके PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, तब हमें एग्जैक्टली समझ आएगा कि एग्जाम में यूजीसी हमें क्या पूछता है, एनटीए हमसे क्या अपेक्षा करता है कि इन टॉपिक्स के अंदर आप किन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस रखें। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको चिंतित नहीं होना है। बस जो यहाँ बताया जा रहा है आप उसको ईमानदारी से जो है फॉलो करते रहें, आपको मजा आएगा। और ये मजा मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। चलिए आइए जरा, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड समझिएगा। डिमांड के बारे में हमने देखा कि कोई पर्सन जो है किसी एक प्रोडक्ट को किसी प्राइस के ऊपर, मान लो 10 रुपए उसकी प्राइस है, उसके ऊपर कितना खरीदने को तैयार है। ठीक है, उसकी विलिंगनेस, मान लो हमने कहा वो 100 यूनिट जो है 100 क्वांटिटी परचेज करेगा, प्लस उसकी एबिलिटी भी है, परचेज करने के पैसे भी है उसके पास, तो हम इसे क्या कहेंगे, डिमांड कहेंगे। और एक गिवन समय के अंदर, एक निश्चित समय के अंदर कि भाई एक हफ्ते के अंदर वो 10 रुपए में ऐसी 100 चीजें खरीद सकता है। अगर 10 रुपए में उसको दिया जाए, उसके पास ये शक्ति भी है, एबिलिटी भी है, पैसा भी है। अगर पैसा नहीं है तो डिमांड नहीं है, विलिंगनेस नहीं, पैसा है लेकिन कोई चीज मेरे खरीदने की इच्छा ही नहीं है, तो डिमांड नहीं होगी। ठीक है, और प्राइस के साथ डिमांड हमेशा क्या होगी, चेंज होगी। अगर ये 10 की बजाय 20 रुपए होंगे तो हो सकता है 100 क्वांटिटी में ना खरीदूं, मैं क्या खरीदूं, कम खरीदूं। तो अब समझिएगा, हमें देखना है क्या, प्राइस और डिमांड का रिलेशन। किसका, प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन। समझिएगा, प्राइस एंड डिमांड बहुत ही लॉजिकल बात है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपए है, कितनी है, 10 रुपए, तो मान लीजिए उसकी डिमांड कितनी होगी, 100। मान लीजिए एक बार के लिए 10 रुपए है तो कितनी होती है, 100। मतलब कोई चीज, पेन है 10 रुपए में मिल रही है, तो एक एरिया के अंदर या भारत के अंदर 100 पेन जो है एक महीने में बिकती है, फॉर एग्जाम्पल। अगर यही कीमत 10 से बढ़ के कितनी हो जाती है, 15 हो जाती है, महंगी हो गई पेन, क्या अब भी 100 खरीदेंगे, जी नहीं। खरीदने वालों की संख्या क्या होगी, कम होगी, क्योंकि कुछ लोग पेन की बजाय कोई दूसरी इंक पेन पे, स्याही की पेन पे चले जाएंगे। कुछ लोगों के पास जो है पेन का उपयोग कम कर देंगे, या कुछ लोग जो है खरीदना चाहते हैं लेकिन वो उतनी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल जो है वो पेन की संख्या खरीदने वालों की क्या होगी, कम होगी, मान लो 80 रह जाएगी। और अगर इसकी कीमत बढ़ गई, 20 रुपए हो गई, तो ये और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बढ़ के 25 हो गई तो ये और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 25 रुपए बहुत महंगी पेन है। हो सकता है बहुत कम लोग, जो जिनके लिए बहुत जरूरी है, वही लोग पेन को क्या करें, खर्च करें और सही से उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, यही आप मिल्क का एग्जाम्पल ले सकते हो।
दूध अगर 10 रुपए लीटर है तो हो सकता है एक पर्टिकुलर कॉलोनी में 100 लीटर दूध रोज का खर्च खरीद लेंगे, डिमांड करेंगे। वहीं अगर दूध 15 रुपए लीटर हो गया तो अब 80 लीटर ही बिकेगा, और महंगा हो गया तो और कम हो जाएगा, और महंगा हो गया तो और कम हो जाएगा। तो यहां हमें एक रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, एक रिश्ता आप देख सकते हो कि प्राइस और डिमांड के बीच में एक रिलेशन है। क्या? अगर प्राइस बढ़ रही है, प्राइस 10 से होके कितनी हो गई दूध की 15, तो डिमांड उसकी क्या हो रही है? कम हो रही है। और प्राइस बढ़ी और डिमांड उसकी क्या हुई? कम हुई। और बढ़ी और डिमांड उसकी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिश्ता है कि प्राइस ऊपर जाएगी तो डिमांड कम होगी। वहीं अगर आप देखो कोई चीज 25 रुपए में 40 बिक रही है, सस्ती हो गई, कितनी रह गई? कीमत 20 रह गई, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और सस्ती हो गई तो और डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आप इस तरीके से भी देख सकते हो, अगर महंगी हो रही है प्राइस तो डिमांड कम हो रही है। ठीक है। उल्टा अगर कीमतें कम हो रही है तो डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ डिमांड। अब समझिएगा, ये सारी चीज कब होगी? ये इस तरह का रिलेशन, रिश्ता, उल्टा रिश्ता कब देखने को मिलेगा? जब बाकी जो फैक्टर्स है वो सारे क्या है? कांस्टेंट है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो अदर फैक्टर्स है, अदर फैक्टर्स कौन से? वो फैक्टर जो किसको प्रभावित करते हैं? डिमांड को अफेक्ट करते हैं। वो सारे फैक्टर्स क्या है? हमारे कांस्टेंट है। तो उस स्थिति के अंदर जो ये रिलेशन है हमें देखने को मिलेगा। अगर वो फैक्टर्स कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा? ये रिश्ता नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है मान लो कीमत 10 से 15 रुपए हुई, लेकिन लोगों को एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर की कि ये कीमतें और बढ़ सकती है, तो हो सकता है वो 15 पे भी 100 क्वांटिटी ही खरीदे या उल्टा 100 से ज्यादा खरीद ले। या कोई चीज अभी ट्रेंडिंग में चल रही है, फैशन में है, टेस्ट में है लोगों के, तो हो सकता है उस स्थिति में लोग जो है डिमांड कम ना हो, उल्टी बढ़ जाए। तो बाकी सारे फैक्टर्स जो है, या हो सकता है 10 से 15 रुपए हुई लेकिन कंज्यूमर की इनकम भी क्या हो गई? पहले 1000 रुपए कमाता था, अब महीने के 1500 रुपए कमा रहा है, तो उसकी इनकम भी बढ़ गई। तो अब भले 15 रुपए रेट हो जाएगी लेकिन वो अब भी 100 क्वांटिटी ही खरीदेगा। कहने का मतलब अगर जो बाकी फैक्टर्स है वो सारे क्या है? कांस्टेंट है, उनमें कोई बदलाव नहीं है। इनकम वो की वो है, टेस्ट वो का वो है, सब्स्टिट्यूट की प्राइस वो की वो है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की प्राइस सेम है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस और उसकी डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल सी बात बोली मैंने। आइए जरा थोड़ा सा और इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। क्या लिखा गया है देखिए। अब ये बात यूनिवर्सल है, हर जगह एप्लीकेबल होती है जनरली, सिवाय कुछ अपवादों के। तो इसके लिए इसे हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड का लॉ है ये, एक तरीके से ये नियम है जो सदैव आपको देखने को मिलेगा कुछ अपवादों के साथ में। क्या कहता है लॉ? व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट। बाकी अदर थिंग्स कौन सी है बताओ? इनकम जो है वो कंज्यूमर की कांस्टेंट है, सब्स्टिट्यूट की प्राइस कांस्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस कांस्टेंट है, टेस्ट सेम है लोगों का। तो इस स्थिति के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स का मतलब उल्टा, बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट। जो कीमत है और जो क्वांटिटी डिमांड हो रही है दोनों उल्टे तरीके से चलेंगे। ये प्राइस है, ये प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम होगी, ये प्राइस घट रही है तो डिमांड बढ़ने लग जाएगी। इज इट ओके? क्लियर है? जी हाँ। दैट इज हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। जितनी प्राइस बढ़ेगी डिमांड लोग उतनी कम करेंगे। महंगी चीजों को हर कोई नहीं खरीदेगा, लोग कम खरीदेंगे। चीजें सस्ती होगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। पेट्रोल महंगा हो गया तो लोग पेट्रोल का उपयोग कम करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे। पेट्रोल सस्ता हो गया तो लोग बाइकें दौड़ाएंगे, गाड़ियां दौड़ाएंगे, क्योंकि पेट्रोल क्या है? सस्ता है। ओके। अब इसी को अगर हम ग्राफ में दिखाएं, ग्राफिकली प्रेजेंट करें, तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि मान लो ये प्राइस मैंने लिखी 10 रुपए, 20 रुपए, सॉरी
5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25, 30, 35। इधर मैं क्वांटिटी लिखता हूँ 100, सॉरी 20, 40, 60, 80, 120, इस तरीके से। अब समझिएगा, जब प्राइस 10 रुपये थी तो हमारी डिमांड कितनी थी? प्राइस सस्ती थी, 10 रुपये में मिल रही थी चीज, लोग 100 क्वांटिटी खरीद रहे थे। प्राइस बढ़ के 15 हो गई, लोगों ने खरीदना कम कर दिया, अब कितनी खरीद रहे हैं? 80 खरीद रहे हैं। 20 हो गई कीमत बढ़ के, लोग 60 क्वांटिटी को ही परचेज कर रहे हैं। 25 हो गई तो और कम हो गया, 40 ही खरीदेंगे। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी ये क्वांटिटी कम होती जाएगी। तो अगर हम इसको ग्राफिकली शो करेंगे तो इस तरीके से कुछ कर्व आपको देखने को मिलेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स द राइट। ये राइट साइड है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब ये कर्व क्यों बन रहा है इस तरीके से, तो आप इसको समझ सकते हो कि यहां हमने क्या लिखी है? प्राइस लिखी है। अगर ये प्राइस कम होगी, मतलब ये 35 रुपए से जैसे जैसे कम होगी, 35 पे होगा तो सबसे कम डिमांड होगी। देख लीजिए, इस 35 पे होगा तो ये डिमांड सबसे क्या होगी? कम होगी। यहाँ पे थोड़ा और कम जाएंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी? इधर बढ़नी शुरू हो जाएगी, और कीमत कम होगी और कम हो जाएगी और बढ़ जाएगी। जैसे जैसे कीमत कम होगी और बढ़ जाएगी। 1 रुपया हो गया तो हो सकता है डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाए। तो कीमतें कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, कीमतें बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। तो इसलिए ये कर्व इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं क्या? डाउनवर्ड स्लोपिंग टू राइट, टुवर्ड्स राइट। डाउनवर्ड मतलब इस तरीके से। वहीं पे ये कर्व अगर ऐसा बनता कुछ यूं ऊपर, तो हम कहते हैं अपवर्ड स्लोपिंग, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, डाउनवर्ड जा रहा है और राइट साइड में जा रहा है। ऐसा अगर उल्टा बनता तो हम कहते हैं लेफ्ट साइड में जाता है। ओके, क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? लॉ ऑफ डिमांड को याद रखने लायक बात मेरे हिसाब से तो है नहीं कि भाई प्राइस और उसकी डिमांड में उल्टा रिलेशन होता है जब बाकी सारे फैक्टर्स क्या हो? कांस्टेंट हो। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है कि y डिमांड एंड प्राइस हैव इनवर्स रिलेशन? ऐसा क्यों होता है कि डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशन है? या ये भी कह सकते हैं y डिमांड कर्व, जो अभी हमने कर्व देखा उसको बोलते हैं डिमांड कर्व, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? वो वैसा ही क्यों है? वो इसी तरीके से क्यों काम कर रहा है? ठीक है, तो उसके कुछ कारण है, वो देख लेते हैं। बहुत ही लॉजिकल बातें हैं, कुछ भी याद नहीं रखना है हमें अभी तक। समझिएगा कि ऐसा क्यों है कि डिमांड और प्राइस के बीच में उल्टा रिलेशन है, या ये लॉ ऑफ डिमांड है ही क्यों? ये लॉ ऑफ डिमांड क्यों है ऐसा कि दोनों के बीच में उल्टा रिलेशन है? तो इसका पहला कारण है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। समझिएगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब हिंदी में अर्थ होता है उपयोगिता। यानी किसी चीज को कंज्यूम करने से, इस्तेमाल करने से उससे क्या यूटिलिटी हमें प्राप्त हो रही है, उससे हमें क्या फायदा हो रहा है, कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। उस सेटिस्फेक्शन को अगर हम नंबरों में दे दें, अंक, तो उसको बोलते हैं हम यूटिलिटी। कि फॉर एग्जांपल मुझे प्यास लगी थी, मैंने एक पानी का गिलास पिया, तो मुझे क्या मिली? संतुष्टि मिली, सेटिस्फेक्शन मिला, उससे यूटिलिटी प्राप्त हुई। अगर उसको मैं नंबर दे दूं कुछ भी एक, कि मान लो कह दूं मुझे 100 यूटिलिटी प्राप्त हुई, ये 100 क्या है? कुछ भी हो सकता है। यूं मान लीजिए कि हमने इसको अंकों में दर्ज किया है, इन नंबर्स हमने बताया है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? यूटिलिटी। ओके, अब समझिएगा,
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? कोई वस्तु, कोई कॉमोडिटी अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हम एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं, ओके, तो उससे हमें क्या प्राप्त होगी? यूटिलिटी मिलेगी, उससे हमें कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एप्पल कंज्यूम किया फर्स्ट, तो मैंने कहा मुझे 100 के बराबर सेटिस्फेक्शन मिला क्योंकि मुझे भूख लगी थी। तो एक एप्पल खाने से मुझे कितनी यूटिलिटी मिली? 100। मैं दूसरा एप्पल खाऊंगा, कंटिन्यूसली खा रहा हूं मैं, ऐसा नहीं एक सुबह को खाया एक अगले दिन, तब तो मुझे दूसरे दिन भी 100 ही मिलेगी सेटिस्फेक्शन। लेकिन कंटिन्यूस में एक के बाद दूसरा, तो क्या अब भी मुझे 100 का सेटिस्फेक्शन मिलेगा? क्योंकि मैं एक एप्पल खा चुका हूं ऑलरेडी, मेरी भूख शांत हो चुकी है। तो हो सकता है मुझे 100 से ज्यादा तो नहीं, 100 से कम ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब मैंने 2 एप्पल खा चुका हूं, मैं तीसरा एप्पल अगर कंज्यूम करूंगा तो मेरी यूटिलिटी और क्या हो जाएगी? कम। एक और खाऊंगा तो और यूटिलिटी क्या हो जाएगी? कम। एक और खाऊंगा तो हो सकता है मुझे कोई एक्स्ट्रा फायदा, कुछ यूटिलिटी, अब मेरा पेट भर चुका है, उल्टा नुकसान करेगी ये चीज। तो यूटिलिटी हमेशा क्या होती है? कम होती है हर एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद। आप करते जाओगे, उससे जो संतुष्टि प्राप्त हो रही है वो आपको क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। किसी भी चीज में आप देख सकते हो, प्यास लगी है आप पानी पी रहे हो, या कोई चीज आप इस्तेमाल कर रहे हो, जब फर्स्ट यूनिट आप उसकी लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। जो सब्सिक्वेंट क्वांटिटी आप लेते हो उसमें आपको सेटिस्फेक्शन क्या होता जाता है? कम होता जाता है। ओके, इसी को बोलते हैं क्या? ये यूटिलिटी जो है ये लगातार क्या हो रही है? डिमिनिश हो रही है। डिमिनिश होने का मतलब कम हो रही है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल मतलब एडिशनल, मार्जिनल का मतलब एडिशनल, मार्जिनल आप समझते हो। मार्जिनल का मतलब हर, अब मान लो यहां मैं टोटल यूटिलिटी लिख दूं कि एक सेव पे मुझे टोटल कितनी मिली? 100। 2 पे कितनी मिली? 180। 3 पे कितनी मिली? इनको जोड़ रहा हूं मैं बेसिकली, 1 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 50, 230, 250, यहाँ 250, कि भाई एक खाऊंगा तो मुझे टोटल 100, 2 में टोटल 180, 3 में टोटल इतनी यूटिलिटी। अब अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी निकालूं, मार्जिनल का मतलब एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है हर यूनिट के ऊपर एक्स्ट्रा। तो पहली यूनिट पे एक्स्ट्रा मिला 100 का, दूसरे पे मिला 80 का, तीसरे पे 50 का, चौथे पे 20, इस पे 0। ये क्या है? मेरी मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है हर एडिशनल यूनिट पे। तो अब आप कहोगे इसका लॉ ऑफ डिमांड के साथ क्या रिलेशन है, क्या मतलब हुआ, ये बात यहां पे कैसे आई? तो आप समझिए, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन किसी चीज की डिमांड कर रहा है, क्या कर रहा है? डिमांड कर रहा है। अब जब वो पहली यूनिट परचेज करेगा तब उसको सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। अब वो सेकेंड यूनिट जो दूसरी उसको दोबारा जो खरीदना है, कंटिन्यूस अगर वो परचेज कर रहा है, तो वो तभी खरीदेगा क्योंकि पहले वो इस चीज के लिए प्यास लगी थी, 20 रुपए देने को तैयार था। अब क्योंकि उसकी प्यास जो है वो पूरी हो चुकी है, सेटिस्फाई हो चुका है, तो अब वो 20 रुपए में वो चीज नहीं खरीदेगा। अगर वो सस्ती होगी तो हो सकता है वो फिर भी खरीद ले, लेकिन उस कीमत पे तो वो नहीं खरीदेगा। तो कहने का मतलब जैसे, क्योंकि उसकी यूटिलिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, तो अगर वो चीज उसको सस्ते में मिलेगी तो जरूर ले लेगा, लेकिन महंगे में वो अब नहीं खरीदेगा। तो इसका मतलब अगर किसी चीज की कीमत कम होगी तो उसकी डिमांड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्योंकि लोग फिर उसको खरीदेंगे। सॉरी। लेकिन वहीं पे अगर उसकी प्राइस आप क्या करोगे? बढ़ाओगे, इंक्रीज होगी, तो लोग उसको खरीदेंगे नहीं, क्योंकि उससे उतनी यूटिलिटी उनको फायदा नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है। तो एक कारण तो क्या हो गया? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है हर प्रोडक्ट की, वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। दूसरा, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई पर्सन है, उसकी इनकम है कितनी? 1000 रुपीज मंथली, वो 1000 रुपये कमाता है। अब
उस 1000 में से वो फूड के ऊपर खर्च करता है कितना, 500 रुपीज। ओके, अब ये 500 रुपीज वो फूड के ऊपर खर्च करता है, इसमें उसको मिल्क भी परचेज करना है, उसको आटा भी लेना है, उसको वेजिटेबल्स भी लेने हैं, और भी चीजें उसको खरीदनी है। अब मान लो मिल्क की प्राइस 50 रुपए लीटर थी, वो 50 से बढ़ के कितनी हो गई, 60 रुपए लीटर हो गई। कितनी हो गई, 60 रुपए लीटर हो गई। तो समझिएगा, अगर जैसे ही ये कीमत इसकी क्या हुई, इसकी प्राइस इंक्रीज हुई, पहले मान लो वो 50 रुपए लीटर के हिसाब से 2 लीटर दूध परचेज कर रहा था। कितने, 2 लीटर दूध परचेज कर रहा था। ओके, समझिएगा। अब अगर 60 रुपए कीमत होगी तो उसकी इनकम तो टोटल तो फिक्स है, उसे दूध पे टोटल खर्च कितना करना है, 100 रुपए ही खर्च करना है, क्योंकि उसको आटा भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, उसकी इनकम तो बढ़ी नहीं है। तो अगर चीज महंगी हो गई तो अब वही 100 रुपए में वो 2 लीटर की बजाय क्या करेगा, कम दूध खरीदेगा। समझ रहे हो आप बात, उसकी इनकम तो फिक्स है, भाई मैं 1000 रुपए कमा रहा हूँ, उस 1000 में पहले 10-10 रुपए वाली 100 चीजें खरीद सकता था, अब वो 10 की चीज 15 की हो गई, तो क्या अभी मैं 100 खरीदूंगा, नहीं, क्योंकि मेरी इनकम तो बढ़ी नहीं, मेरी परचेजिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई। जो मेरी खरीदने की शक्ति थी वो क्या हो गई, कम हो गई। 50 रुपए में मैं 2 लीटर परचेज कर सकता था, लेकिन 60 रुपीज में मैं 2 लीटर परचेज नहीं कर पाऊंगा। वहीं पे इसका उल्टा हो जाए, अगर दूध 50 से होके 25 ही रह जाए, तो अब मैं कितना परचेज कर पाऊंगा, 4 लीटर। मेरी परचेजिंग पावर क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो कहने का मतलब इनकम इफेक्ट, कि जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है या घटती है तो उस स्थिति में लोगों की जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की जो शक्ति है, वो भी क्या होती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ओके, ठीक है। तीसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो हम पढ़ चुके हैं, कि मान लो अगर चाय की प्राइस 10 रुपए है, वो 10 से बढ़ के कितनी हो गई, 15 हो गई, तो लोग जो चाय पी रहे थे, हो सकता है वो किस पे चले जाए, कॉफी पीने लग जाए, क्योंकि वो अभी भी 10 रुपए में आपको मिल रही है। किसी भी प्रोडक्ट का जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, अगर हमारा प्रोडक्ट महंगा हो गया तो लोग क्या करेंगे, उसको छोड़ के उसके सब्स्टिट्यूट पे चले जाएंगे। दो प्रोडक्ट एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट तभी होते हैं जब वो एक दूसरे के जैसे हो, परफेक्टली कोई फर्क खास नहीं हो। तो अगर एक प्रोडक्ट महंगा होगा तो लोग उसको छोड़ देंगे, क्योंकि दूसरा उसके जैसा है, तो वो उस पर चले जाएंगे। तो जब वो उस पर चले जाएंगे तो इसकी जो प्रोडक्ट महंगी हुई, जो टी जो है 15 रुपए की हुई, इसकी डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, पहले लोग जो चाय पी रहे थे अब किस पे चले गए, कॉफी पे चले गए, तो इनकी डिमांड चाय की क्या हो गई, कम हो गई। फिर नेक्स्ट, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके मल्टीपल यूजेज होते हैं। क्या होते हैं, मल्टीपल, खूब सारे इस्तेमाल। सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिल्क। इससे आप क्या करते हो, दूध के रूप में पी सकते हो, चाय बना सकते हो, दही बना सकते हो, घी, पनीर, कुछ भी कर सकते हो। अब अगर दूध सस्ता होगा तो आप क्या करोगे, ज्यादा खरीदोगे, सारे इस्तेमाल करोगे, ये भी करोगे, ये भी करोगे, ये भी करोगे, ये भी करोगे, सारी चीजें करोगे। लेकिन जैसे ही दूध की कीमतें बढ़ी, आप क्या करोगे, सिर्फ जरूरी काम करोगे, भाई बच्चों को पिलाओ और चाय के लिए बस, बाकी काम बंद। तो जैसे ही मल्टीपल जिनके यूजेज होते हैं, वो चीज अगर सस्ती होगी तो लोग यूज को बढ़ा देंगे, महंगी होगी तो यूज को क्या कर देंगे, उसके कम कर देंगे। ओके। और एक होता है न्यू कंज्यूमर ग्रुप, कि कई बार ऐसा होता है, कोई वस्तु है पहले महंगी थी मान लो, अब वो क्या हो गई, सस्ती हो गई, उसकी कीमतें क्या हो गई, डाउन हो गई। तो पहले कोई कंज्यूमर ऐसे थे जिनकी इनकम क्या थी, लो थी, जिनकी इनकम लो थी, वो इसको महंगी चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब सस्ती हो गई तो ये लोग भी अब क्या कर रहे हैं, खरीद पा रहे हैं। तो एक नया इनकम ग्रुप जुड़ गया। मान लो कोल्ड ड्रिंक पहले 100 रुपए में आता था, 2 लीटर वाली बोतल ही आती थी, अब जो है कोल्ड ड्रिंक कंपनी ने 10 रुपए वाली भी निकाल दी, छोटा वर्जन भी निकाल दिया। तो जो कुछ कंज्यूमर जो पहले महंगी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, अब सस्ती अफोर्ड कर पा रहे हैं। इस वजह से प्रोडक्ट की डिमांड में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि नए कंज्यूमर जो है अब उससे जुड़ जाएंगे। ओके। तो ये 5 मेजर कारण है किसके पीछे, लॉ ऑफ डिमांड के पीछे। इस वजह से ऐसा देखने को मिलता है हमें हमेशा ही, क्या
कि प्राइस बढ़ेगी तो किसी वस्तु की जो डिमांड है किसी प्रोडक्ट की वो कम होगी, वहीं अगर प्राइस डाउन होगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, प्रोवाइडेड जो दूसरे फैक्टर्स है वो क्या है, हमारे कांस्टेंट है। ओके, क्लियर है? ठीक है, चलिए आज के लिए हम जो है क्लास को यहीं पे रोकेंगे, नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे और बात।